नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 5/6/2020 है। कक्षा 6 और 7। विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या विषय होते हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन के विषय में जानें। अनुच्छेद बच्चों क्या होता है, आइए देखें। जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं वो? नंबर 1, अनुच्छेद 80 से 120 शब्दों का होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा वाक्य है, वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए कि भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। सरल भी हो और स्पष्ट हो कि लोगों को समझ में आसानी से आ सके, इस तरह की भाषा होनी चाहिए और अपना प्रभाव दूसरे पर छोड़ सके। अपने मूल विषय से भटकना नहीं चाहिए। आपने जो विषय लिया है अनुच्छेद चुनने के लिए, या आपको जो विषय दिया गया है उसी विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना चाहिए। अन्य किसी और विषय की बातें उसके अंतर्गत नहीं लिखनी चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए कि एक बात हमने ऊपर एक बार लिख दिया, फिर वही बात हमने बीच में लिख दिया, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, अगर कहीं आवश्यकता हो कि मुहावरे के यहाँ पर इस तरीके जैसे कोई चीज़ होती है कि वह पछताता रहा, तो आप लोग बोलते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कि समय निकलने पर जो पछताने से क्या फ़ायदा, इस तरह से आप कहावतें हैं हमारी जो है, तो ज्ञानवर्धक कहावतें हैं ये सब, तो इनको जो है हम अनुच्छेद के अंतर्गत डाल सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय सीधे मुख्य विषय पर लिखना चाहिए। बच्चों, अनुच्छेद हमेशा मुख्य विषय पर सीधे जो हमारा विषय होता है उसी पर लिखा जाता है। जैसे निबंध है, निबंध में क्या होता है कि निबंध हम जो है 250 से 300 शब्द तक लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद हमारा 80 से 120 शब्द तक लिखा जाता है। निबंध लिखते समय हम उसमें पहले भूमिका लिखते हैं कि हम उस विषय की जानकारी देते हैं किस विषय पर हम ये निबंध लिखने जा रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं है। हम सीधे उस विषय पर ही अनुच्छेद लिखना शुरू कर देते हैं। तो आइए अनुच्छेद देखें हम। हमारा आज का विषय है प्रातः काल का दृश्य, यानी सुबह के समय का दृश्य कैसा होता है उसके बारे में हमें लिखना है। तो आइए देखें। प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है। सूर्योदय के समय आसमान सुनहरी किरणों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवान ने आसमान पर सोना बिखेर दिया हो। उस समय अनेक पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट से सबको जगाते हैं। सब लोग उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस समय शीतल और मंद वायु बहती है। ऐसे वातावरण में सैर करना बहुत ही अच्छा लगता है। हरी हरी घास पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी दिखाई देती हैं। सुबह सुबह खिले हुए फूलों की सुंदरता मनमोहक होती है, यानी मन को मोहने वाली होती है, मन खुश हो जाता है। यही चीज़ तो लिखी हमने कि सुबह सुबह खिले हुए फूलों की सुंदरता मनमोहक होती है। सुबह के समय घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। सुबह का यह समय शरीर को स्वस्थ तथा मन को आशा व उमंग से भर देता है। सुबह के समय सैर करने वाले व्यक्ति पूरे दिन तरोताज़ा रहते हैं और मन प्रसन्न रहता है। तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर हमने जो हमारा विषय था उसी विषय पर हमने बातें लिखी हैं, ये अनुच्छेद लिखा है। इसमें ऐसा नहीं किया है कि हम अपने विषय से भटक गए हों या भाषा सरल ना हो,
जो आपको समझ में ना आ रही हो, तो इस तरह से आपको भी कोई भी विषय हो तो इसी तरह से आपको निबंध लिखना चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो उसी टॉपिक पर आप निबंध लिखेंगे। तो आशा करती हूँ आपको निबंध अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अब हम पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों हम आपको बता दें कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको पत्र के विषय में बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, और पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो प्रधानाचार्य जी को सरकारी कार्यालयों में अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को, और जो व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, दुकानदार, प्रकाशक हैं, इन सबको लिखे जाते हैं, वे औपचारिक पत्र होते हैं। और औपचारिक पत्र से हमारा कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। और अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं बच्चों जिसके विषय में आज हम लिखेंगे, अभी आगे आपको बताएंगे। तो अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं बच्चों जिससे हम अपने रिश्तेदारों को, जैसे संबंधियों को, अपने मित्र को लिखते हैं, वह अनौपचारिक पत्र होते हैं। इस पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। तो आपको हमने पूरा फॉर्मेट बताया था पहले कि अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय का प्रयोग करते हैं। अभिवादन में सादर प्रणाम और चरण स्पर्श लिखते हैं। और निवेदन में आपका पुत्र या पुत्री लिखते हैं। अपने से छोटों को प्रिय भ्राता, चिरंजीव लिखते हैं। अभिवादन के लिए शुभाशीर्वाद, शुभाशीष लिखते हैं। और तुम्हारा हितैषी या तुम्हारा शुभचिंतक लिखते हैं, जो अपने से छोटे होते हैं उनके लिए। और जो अपने बराबर के होते हैं उनको प्रिय मित्र, प्रिय सखी, प्रिय बंधु लिखते हैं, संबोधन जब करते हैं उनका। अभिवादन में बच्चों हम लिखते हैं कि मधुर स्मृति, सप्रेम नमस्कार। और निवेदन में लिखते हैं, यानी समाप्त कर जब पत्र करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय सखी, तुम्हारा अभिन्न मित्र, इस तरह से हम लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र बच्चों आपने जाना कि जो हम अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं, मित्रगण को लिखते हैं, वह अनौपचारिक पत्र। यहाँ पर बच्चों हमने एक अनौपचारिक पत्र आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया है। तो आइए हम उसके बारे में जाने। पत्र हमारा है उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। इस विषय पर हमें पत्र लिखना है, तो हम मित्र को अपने लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, अपने जो भी जिसको भी हम पत्र लिखते हैं और जो लिखता है वह व्यक्ति अपना पता यहाँ लिखेगा सबसे ऊपर। फॉर्मेट बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है पत्र में। यह फॉर्मेट आपका सही है तो आपका पत्र सही होगा, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते हैं, इसलिए फॉर्मेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर पत्र लिखने वाले का पता, जो पत्र लिखता है उसका पता यहाँ पर लिखना है। जैसा कि हमने देखिए यहाँ पर लिखा है 140 अशोक नगर दिल्ली। उसके बाद दिनांक लिखनी है। दिनांक 5 जून, जो महीना है, जिस महीने में आप लिख रहे हैं, जिस डेट पर लिख रहे हैं, वो डेट डालने के बाद उस महीने का नाम 5 जून 2020। उसके बाद बच्चों आप किसको पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन आपको करना है। आप यहाँ पर मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ प्रिय मित्र और या प्रिय सखी। तो जैसे कि ये छात्र जो प्रिय मित्र लिखेंगे और छात्राएं प्रिय सखी लिखेंगी। और हमने यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में नाम लिखा है, इसका मतलब है कि आप जो है प्रिय मित्र, आपका कौन मित्र है, राजेश, सुरेश, रमेश, जो भी है आप वहाँ पर अपने मित्र का नाम लिखेंगे। और छात्राएं लिखेंगी प्रिय सखी, रेखा, सुमन, रीना, जो भी नाम उनकी सहेली का होगा वो नाम यहाँ पर वो लिखेंगी। उसके बाद हम उनको अभिवादन करेंगे, सप्रेम नमस्ते, ये अभिवादन किया हमने। आगे पत्र लिखना शुरू करेंगे कि कल आपका पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने विद्यालय की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करके केवल सफलता ही नहीं प्राप्त की, अपितु प्रथम स्थान प्राप्त करके पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस सफलता पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ या देती हूँ। मतलब जो छात्र हैं वह लिखेंगे
बधाई देता हूँ, और छात्राएं लिखेंगी बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में आप इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहेंगे या करती रहोगी। अंकल जी और आंटी जी को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना। अंत में फिर क्या लिखेंगे हम कि शुभकामनाओं सहित, एक लाइन छोड़कर शुभकामनाओं सहित, फिर एक लाइन छोड़कर आपका प्रिय मित्र या आपकी प्रिय सखी। तो आपका प्रिय मित्र लिख के यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जिसने पत्र लिखा है वह अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। यहाँ पर तो जिसको लिख रहा था उसका नाम लिखना है, यहाँ पर जो जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर समाप्त करते हैं पत्र जब हम, तो जिसने जो पत्र लिख रहा है वह अपना नाम लिखेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ काखा गा डाल दिया है, क्योंकि हमने नाम मित्र का नहीं यहाँ लिखा है। आप प्रिय मित्र, छात्र जो है आपका प्रिय मित्र, उसके बाद राजेश जो भी आपका नाम हो, उमेश आपका नाम है, या जो भी है दिनेश, जो भी आप वहाँ लिखेंगे। और लड़कियाँ जो है, छात्राएँ जो है लिखेंगी आपकी प्रिय सखी सीता, गीता, रीता, इस तरीके से लिखेंगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको अनौपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अब बच्चों हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। इन्हें विपरीत अर्थ देने वाले अर्थात विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। हिंदी में कुछ विलोम शब्द निम्नलिखित हैं। हमने यहाँ पर कुछ विलोम शब्द लिखे हैं, आप ये इसको ध्यान से देखें। बच्चों, विलोम ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, अर्थ देते हैं। तो कैसे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अज्ञ दिया, अज्ञ का आपने लिखा विज्ञ, और हमने विज्ञ दे दिया तो विज्ञ का अज्ञ। तो आपको समझ में आया कि देखो अज्ञ जो है इसके विपरीत उल्टा अर्थ बता रहा है विज्ञ, और विज्ञ अगर शब्द आ जाता है और कह देते हैं इसका विलोम बताओ, तो आप अज्ञ लिखोगे। इसी तरह से उत्थान का पतन, उत्थान मतलब जो है तरक्की करना, और पतन मतलब नीचे जाना, मतलब तरक्की नहीं करना। अगर ये पतन यहाँ होता तो हम इसका विलोम क्या लिखते, उत्थान लिखते यहाँ। तो हुआ ना एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं ये दोनों शब्द। तो आइए देखें, पहला शब्द है अज्ञ, अज्ञ का विलोम विज्ञ, उत्थान पतन, क्रय विक्रय, कटु मधु मधुर, यानी कटु मतलब कड़वा, मधुर मधुर मतलब मीठा, उष्ण शीतल, उष्ण का अर्थ है गर्म और शीतल का अर्थ है ठंडा, अनुकूल प्रतिकूल, अनाथ सनाथ, अवनति उन्नति, अल्पायु दीर्घायु, अभिज्ञ अनभिज्ञ, आयात निर्यात, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आय व्यय, यश अपयश, महात्मा दुरात्मा, उत्कर्ष अपकर्ष, विष अमृत, कोमल कठोर, जन्म मरण, सुगंध दुर्गंध। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से ये शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसी को हम विलोम शब्द कहते हैं। आशा करती हूँ आपको विलोम शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, जिस तरह से मैं आपको अनुच्छेद पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, पत्र पढ़ाया, अब विलोम शब्द पढ़ा रही हूँ। जैसे जैसे मैंने अलग अलग पेज पर अनुच्छेद एक पेज पर लिखा है, विलोम शब्द एक पेज पर लिखा है, विलोम शब्द और पत्र एक पेज पर लिखा, तो इसी तरह से आपको भी जैसे जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको ये सारे कार्य अपनी कॉपी में करने हैं और इनको याद करना है। आगे आइए बच्चों, अब देखते हैं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोग जैसे कहते हैं, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि मतलब भाषा क्या होती है, इससे सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। अगर हम बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे देखिए हमने वाक्य लिखे हैं, वाक्यांश, और यहाँ पर उसके इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखे गए हैं। तो पहला वाक्यांश है हमारा, जो कभी ना मरे, एक शब्द है अमर, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जो दूर की सोचने वाला दूरदर्शी,
जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो आदर के योग्य हो आदरणीय, जो शाक सब्जियां खाता हो शाकाहारी, जिसकी पत्नी मर चुकी हो विधुर, जिसे बुढ़ापा ना आए अजर, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक, जिसमें बल ना हो निर्बल, एक साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, बहुत बोलने वाला वाचाल, जो काम सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो काम मास में एक बार हो मासिक। तो बच्चों आपने देखा वाक्यांश यानी वाक्य, इस वाक्य के लिए एक शब्द सहपाठी आया। हम अगर कहते हैं ये हमारे सहपाठी हैं तो क्या बोलते हैं आप? सहपाठी का मतलब क्या समझ लेते हैं आप कि हाँ हमारे साथ पढ़ने वाला है, यही तो बोलते हैं। ये भाई सर्वज्ञ है तो क्या कहते हैं हम कि सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ का मतलब यही हुआ, तो हो गया ना वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस शब्द के अंदर ये पूरा वाक्य समाहित हो गया। तो आइए अब देखें मुहावरे। अब है बच्चों मुहावरे हमारे हैं। मुहावरे आइए देखें। वे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। कह रहे हैं कि वे वाक्यांश यानी वाक्य के अंश जो अपना साधारण अर्थ छोड़ देते हैं और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। तो आइए देखें मुहावरों का अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग किस तरह से करते हैं। पहला है अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ है बहुत थक जाना। वाक्य में प्रयोग हमने किया, दिन भर काम करने से मेरा अंग अंग ढीला हो गया। दूसरा मुहावरा है हमारा अंधेरे का उजाला। इसका अर्थ है इकलौता बेटा या इकलौता पुत्र। वाक्य है हमने बनाया राम माँ के अंधेरे का उजाला है, वह उसी के सहारे जी रही है। तीसरा मुहावरा हमारा अंगूठा दिखाना। बच्चों इसका अर्थ है अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। वाक्य बनाया हमने रमेश ने मेरी ज़रूरत के समय मुझे अंगूठा दिखा दिया। चौथा मुहावरा हमारा अंग अंग फूले ना समाना। इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य है नौकरी मिलने का संदेश पाकर सुरेश का अंग अंग फूले नहीं समा रहे थे। नौकरी मिलने का संदेश पाकर सुरेश का अंग अंग फूले नहीं समा रहे थे। पांचवा मुहावरा हमारा आकाश पाताल एक करना। अर्थ है इस मुहावरे का कोई कसर ना छोड़ना। और दूसरा अर्थ भरसक प्रयत्न करना। दो अर्थ हैं इसके, चाहे आप ये अर्थ लिख लें कोई कसर ना छोड़ना और चाहे भरसक प्रयत्न करना। वाक्य बनाया हमने रूस ने भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। छठा वाक्य है बच्चों, छठा मुहावरा हमारा बच्चों ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ है नष्ट करना। वाक्य है हमारा भारतीय वीरों ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। सातवां मुहावरा हमारा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। अर्थ है बहुत परिश्रम करना या दूसरा अर्थ क्या है प्रयत्न करना। वाक्य है हमारा पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया किंतु वह हत्यारों को पकड़ ना सकी। आठवां मुहावरा हमारा आस्तीन का सांप। अर्थ है कपटी मित्र। वाक्य बनाया मैंने रमेश को अपना मित्र समझा था परंतु वह तो आस्तीन का सांप निकला। नवा मुहावरा हमारा गले लगाना। इसका अर्थ है प्यार करना। वाक्य बनाया शिष्टाचारी बालक को सभी गले लगाना चाहते हैं। 10वां मुहावरा हमारा है टोपी उछालना।
इसका अर्थ है अपमान करना। वाक्य है, आज भरी सभा में तुमने मेरी टोपी उछाली है, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। तो बच्चों, आपने देखा मुहावरों को कितना मतलब वाक्य बनाना कितना आसान है। अगर आपको और समझ में आए तो आप मुहावरे अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको अनुच्छेद और पत्र, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, इनको जैसे मैंने अलग अलग पेज पर, एक पेज पर अनुच्छेद, एक पे मुहावरे, एक पेज पर विलोम शब्द लिखा है, एक पर पेज पर वाक्यांश लिखा है और एक पेज पर अनौपचारिक पत्र लिखा है, इसी तरह से आपको भी अलग अलग पेज पर अपनी कॉपी में इस कार्य को करना है और याद रखना है। ये व्याकरण का कार्य है और हो सकता है आपके पेपर में इनमें से कोई वाक्य या विलोम शब्द आ जाए, तो इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और कॉपी में ज़रूर करेंगे और याद भी करेंगे। आशा करती हूँ मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी के साथ धन्यवाद।